आगे बढ़ते हैं, रुख करते हैं खबर विशेष का। कोरोना के कहर से जूझ रहे मध्य प्रदेश पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। यह खतरा मध्य प्रदेश की 7 करोड़ से ज्यादा की आबादी के लिए कितना खतरनाक हो सकता है, इसका अंदाजा लगा पाना मुश्किल है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह खतरा किसी आतंकी या किसी बाहरी नहीं, बल्कि देश में यह उपचुनाव से उपजा हुआ खतरा है। जी हां, उपचुनाव जिसमें जीत हासिल करने की होड़ तमाम राजनीतिक दलों में लगी हुई है और इसी के चलते मानो कोरोना के ये राजनीतिक दल मखौल उड़ा रहे हो। यह हैरान करने वाला भी है, जहां उपचुनाव के चलते वो चुनावी सभाएं कर रहे हैं जिसमें ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, ना ही कोरोना को लेकर कोई गाइडलाइंस अख्तियार की जा रही है। तो क्या आपने खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारी जा रही? क्या आम लोगों की जिंदगी से बढ़कर है ये उपचुनाव? चुनावी सभाओं से फैलने वाले कोरोना का आखिर जिम्मेदार कौन होगा और कोरोना पर कैसे भारी पड़ रही है सियासत? इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। एक विशेष मेहमान हमारे साथ जुड़ गए इस पर ज्यादा बातचीत के लिए, लेकिन उससे पहले स्थिति क्या है, किस तरह से राजनीतिक पार्टियां अपना सर्वस्व झोंक रही हैं उपचुनाव में कोरोना के तमाम गाइडलाइंस को साइडलाइन करते हुए, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना रोजाना नए रिकॉर्ड कायम कर रहा है। कोरोना पर लगाम लगाने की तमाम कोशिशें अभी तक नाकाफी साबित हुई हैं। कोरोना से जुड़े ताजा आंकड़ों पर अगर हम नजर डालें तो एमपी में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 88,000 के पार चला गया है। 24 घंटे में 2850 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। 24 घंटे में 51 लोगों की जान चली गई है। ग्वालियर चंबल संभाग में कोरोना की बेकाबू रफ्तार। ग्वालियर चंबल संभाग की ज्यादातर सीटों पर उपचुनाव होने हैं। एमपी की कुल 27 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। बाकी जिलों का हाल भी ग्वालियर जैसा ही है। कोरोना के आंकड़े परेशान करने वाले हैं, हैरान करने वाले हैं। ऐसा लगता है कि सियासतदानों को कोरोना के इन आंकड़ों से ना तो डर लगता है और ना ही इन आंकड़ों का उन पर कोई फर्क पड़ता है। कोरोना संक्रमण का खतरा और ज्यादा ही बढ़ता जा रहा है। उपचुनाव के लिए सियासी सभाएं हो रही हैं। नेताओं और सियासी दलों में शक्ति प्रदर्शन की होड़ मची है। सभाओं में कार्यकर्ता और आम लोगों की भीड़ जुट रही है। चुनावी सभाओं में लोग कोरोना से बेखौफ नजर आ रहे हैं। कोरोना का मखौल बनाने में कोई भी सियासी दल पीछे नहीं है। कांग्रेस, बीजेपी, सभी का फोकस कोरोना से ज्यादा उपचुनाव पर है। दोनों दलों ने जीत के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। दोनों दलों के नेता कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। कोरोना काल में चुनावी सभाओं पर कोई रोक नहीं है। समर्थन या विरोध में होने वाले प्रदर्शनों पर भी कोई रोक नहीं है। कोरोना को लेकर बरती गई जरा सी लापरवाही जान पर भारी पड़ सकती है। कोरोना के मौजूदा आंकड़े ये साबित भी कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में हालात और बदतर हो सकते हैं। ये भी साफ हो चुका है कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद कोरोना का ग्राफ तेजी से ऊपर जा रहा है। पीएम मोदी खुद लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि जब तक कोरोना की दवाई नहीं, तब तक कोई ढिलाई नहीं। ये साफ है कि जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आ जाती, तब तक हमारी सावधानी ही हमें कोरोना से बचा सकती है। इन हालातों को हम कितनी गंभीरता से ले रहे हैं, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। टीम न्यूज़ स्टेट। हर मध्य प्रदेशवासी या पूरे देशवासियों को बहुत अच्छे से याद होगा कि जब कोरोना के काल की शुरुआत हुई थी तो किस तरह से ये पाठ पढ़ाया जाता था कि घरों में रहिए, कोरोना को शिकस्त दीजिए। लेकिन आज देश में मामले जब लाखों पार हो चुके हैं, घरों से बाहर निकलते हुए राजनेता ये कह रहे हैं कि आप तमाम नियम तो मानिए ही, लेकिन वो नियम वे खुद पालन करते हुए नजर नहीं आ रहे। और खास तौर पर जब मौका उपचुनाव का है तो राजनीतिक पार्टियों की क्या तस्वीर रहती है, पूरा रिपोर्ट में आपने देखी। बातचीत के लिए हमारे साथ गुलरेज शेख जुड़ गए, जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं। इसके अलावा स्वदेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। भोपाल से हमारे साथ दीप्ति चौरसिया हमारी सहयोगी जुड़ गई हैं। बहुत करीब से उन्होंने देखा कि किस तरह से तमाम राजनीतिक घटनाक्रम चल रहे हैं। और ग्वालियर चंबल में इस वक्त जब सबसे ज्यादा राजनीतिक रस्साकशी नजर आ रही है, विनोद शर्मा हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। दीप्ति, सबसे पहले शुरुआत करें आप ही से, जरा एक तस्वीर बता दीजिए, क्योंकि हमारे साथ बीजेपी के भी नेता जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के भी नेता जुड़े हुए हैं। जरा इन्हें बताइए, दर्शकों को भी बताइए कि किस तरह से इस राजनीतिक घटनाक्रमों में कोरोना के इस काल को दरकिनार किया गया, तमाम नियम कैसे हवा होते हुए नजर आए और ये कितना बड़ा खतरा हो सकता है। देखिए अनुराग, मध्य प्रदेश का जो ये उपचुनाव है बहुत साफ तौर पर है कि ये बहुमत का चुनाव है, इसलिए दोनों ही पार्टी की साख का सवाल है, दोनों पार्टी की नाक का सवाल है।
तो यही वजह है कि जब ये कैंपेनिंग की जा रही है तो बिल्कुल इस बात का ध्यान नहीं रखा जा रहा है कि आखिर सोशल डिस्टेंसिंग क्या होती है या देश में कोरोना काल चल रहा है। जबकि जो जो चुनाव आयोग है उसने भी कोरोना काल में किस तरह से वोटिंग कराई जाए उसकी पूरी तैयारी करने के बाद, सभी से सजेशन लेने के बाद ये कहा कि अब चुनाव होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर राजनीतिक दल खुद इस बात को नहीं समझ रहे, जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया की सभाओं की भीड़ देखिए, शिवराज सिंह चौहान की सभाओं की भीड़ देखिए, या फिर अब जो है कांग्रेस भी वहां पर अब तैयारी करने वाली है अब अपने प्रचार की। तो अभी तक जब कांग्रेस ने प्रचार नहीं शुरू करा है तब ये हालात हैं, फिर जब कांग्रेस का प्रचार शुरू होगा तब क्या हालात होंगे। और मुझे लगता है अनुराग कि इसमें कोई भी कंट्रोल नहीं करेगा, ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कोई दल कराएगा, ना सरकार उनको इस चीज के लिए कंपेल कर पाएगी या कह पाएगी। और मुझे लगता है इन सारे मामलों में कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ही इस बात के लिए एक्नॉलेज लेना चाहिए। उन्हें ये बोलना चाहिए कि आखिर अगर गाइडलाइन ये है कि किस तरह से वोटिंग होनी है तो इस समय के लिए किस तरह से कैंपेनिंग होनी है, इसके गाइडलाइन भी जारी हो। और अगर गाइडलाइन में, उस कैंपेनिंग में इन गाइडलाइन का वो पालन नहीं किया गया तो उसको आचार संहिता उल्लंघन में भी जोड़ना पड़ेगा। मुझे लगता है भारत जैसे देश में चुनावी आचार संहिता या फिर चुनाव के समय कैंपेनिंग में कोरोना काल, सोशल डिस्टेंसिंग, इन सब को ध्यान रखने के लिए शायद यही एक तरीका है जिसको अपनाकर देखा जा सकता है। अब ये बात और है कि इसके बाद भी ये नहीं कहा जा सकता कि राजनीतिक दल मानेंगे या नहीं मानेंगे, क्योंकि जिस तरह से मैंने कहा कि दोनों ही दलों की नाक और साख दोनों का सवाल है ये उपचुनाव, क्योंकि ये बहुमत के उपचुनाव हैं जो सरकार तय करेंगे। बिल्कुल विनोद, बहुत जल्दी से आपसे भी ये समझ लेते हैं, क्योंकि ग्वालियर चंबल में 16 सीटें जिस पर उपचुनाव होना है और यही निर्णायक मानी जा रही है। और पिछले कुछ दिनों में देखने को मिला कि महासदस्यता अभियान चला। अभी ग्वालियर चंबल में ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान लगातार डटे हुए हैं। तस्वीरें क्या देखने को मिलती हैं? क्या लोग, क्योंकि राजनेता तो अपने मंच से बोलते हैं चले जाते हैं, लोग किस तरह से वहां पर कोरोना की गाइडलाइंस का पालन कर पाते हैं? देखिए अनुराग, मैं बता दूं आज की तारीख में अगर कोई कोरोना की गाइडलाइंस का पालन कर रहा है तो सबसे ज़्यादा आम आदमी ही कर रहा है। मैं देख रहा हूं आम आदमी अपने घर से काम पर जाता है और काम से सीधा अपने घर आ जाता है, ऐसे लोगों की संख्या ज़्यादा है। कोरोना की स्थिति आज ये है कि पूरे ग्वालियर चंबल अंचल में लगभग 14,000 लोग संक्रमित हो गए हैं, तकरीबन 160 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। अब देखिए कितना अंतर देखने को मिल रहा है कि जहां संसद का सत्र शुरू होने वाला है तो हर सांसद को अपना कोरोना टेस्ट कराने के बाद ही पार्लियामेंट में बैठने की अनुमति होगी। लेकिन यही नेता मध्य प्रदेश में जब सभा कर रहे हैं, भीड़ कर रहे हैं, तो क्या किसी की नेगेटिव पॉजिटिव रिपोर्ट पूछी जा रही है? बड़ी संख्या में भीड़ हो रही है। संक्रमण फैलने का सबसे ज़्यादा खतरा यहीं से है। और पिछले 15 दिन में अगर देखा जाए तो लगातार संक्रमण ऐसे ही पॉलिटिकल कार्यक्रमों से फैला है, चाहे वो बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो। आने वाले दिनों में 18 तारीख को कमलनाथ का एक बड़ा मेगा शो होगा, उसमें बड़ी संख्या में लोग जुटेंगे, तो वहां भी कहीं ना कहीं संक्रमण का खतरा फैलेगा। ठीक है गुलरेज शेख साहब, चूंकि आप लोग सत्ता में हैं, भारतीय जनता पार्टी ने पिछले कुछ दिनों में जो तमाम राजनीतिक घटनाक्रम चलाए हैं उसमें देखने को मिला कि भीड़ भी इकट्ठा हुई, कई ऐसी सभाएं हुई जहां पर लोग कोरोना से संक्रमित भी पाए गए। कल ही जो खबर सामने आई कि वहां पर जो प्रशासनिक अधिकारी थे वो भी कोरोना से संक्रमित पाए गए। सरकार क्या लोगों को लेकर उतनी उदासीनता दिखा पा रही है जिसकी ज़रूरत है, या फिर चुनाव ज़्यादा ज़रूरी है लोगों की जान पर? नहीं, देखिए अनुराग, सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए इस देश के और प्रदेश की जनता का जीवन है और इस प्रदेश की जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं वह हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि कई बार स्पेशली जो ग्वालियर क्षेत्र है वहाँ पर भीड़ उमड़ रही है, और भीड़ जो है अधिकांश वह जो सामान्य लोग हैं, जो नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, उनकी है। उसका प्रमुख कारण यह है कि पिछले 1.5 साल में उस क्षेत्र की जनता को इस चीज़ का आभास ही नहीं था कि उनके पास कोई मुख्यमंत्री है, और इसलिए जब मुख्यमंत्री जाते हैं तो विशेष करके आते हैं। लेकिन आज सुबह ही पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं के लिए गाइडलाइन जारी की है कि कार्यकर्ता विशेष ध्यान रखें कि ऐसे स्थान पर जो जनता आएगी उसमें सोशल डिस्टेंसिंग और मास्किंग के नॉर्म्स का पालन हो। इस चीज का ध्यान कार्यकर्ताओं को रखना है, और आज सुबह ही कार्यकर्ताओं को यह व्हाट्सएप के जरिए भेजा गया है, इंक्लूडिंग मेरे पास भी आया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन आप ये जनता की भी समस्या समझिए
देखिए कि जब 1.5-2 साल तक जो जनता बिना मुख्यमंत्री के थी, अब उनके सामने मुख्यमंत्री आया है तो अपनी समस्याएं लेके आते हैं, अपने आवेदन लेके आते हैं, और जब उनको दिखता है कि आवेदन जो है उन पर एक्शन होती है, उनकी समस्या का सॉल्यूशन होता है, इसलिए बेचारे आ रहे हैं। तो हमको उनके साथ मानवीय पक्ष को भी साथ रखना है और उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, इसीलिए कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए गए। सुनिए, लेकिन इस वक्त की जरूरत क्या सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है? क्या इस वक्त की जरूरत लोगों का ज्यादा से ज्यादा घरों पर रहना नहीं है? वो जो तमाम समस्या है जिसका निराकरण आप करेंगे, क्योंकि आप सत्ता में है और आपके अंडर में प्रशासन है, तो स्थानीय प्रशासन अपने स्तर पर जाकर उन तमाम चीजों को सुलझाए। आप लोगों को इतना जागरूक कीजिए, आपके भरोसा दिलाइए कि आप लोग जब सत्ता में आएंगे तो वो आप काम करेंगे। इसके लिए घरों से वापस सभाओं में आने की जरूरत नहीं है, आप कोई दूसरा तरीका भी तो अपना सकते हैं। अनुराग, आप ये भी जानते हैं कि इसीलिए सबसे ज्यादा वर्चुअल कार्यक्रम भी हमने ही किए हैं। इस देश में किसी ने नहीं किए, किसी दल ने नहीं किए जितने हमने किए। लेकिन आप यह भी याद रखिए कि इसीलिए जो सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य है, एक कंपलसरी पार्ट है हमारे हेल्थ रेजिम को संभालने के लिए, इसीलिए पार्टी ने निर्देश निकाले हैं अपने कार्यकर्ताओं को सर कि वे जनता को भी सोशल डिस्टेंसिंग करवाएं। इतने सारे लोग आपकी सभाओं में संक्रमित पाए जा चुके हैं और अब आप बात गाइडलाइंस की कर रहे हैं, जबकि ये गाइडलाइंस पिछले 5 महीने से पालन किया जाना चाहिए था। स्वदेश शर्मा जी, चूंकि आप विपक्ष में बैठे हुए हैं, आप किस तरह से देख पा रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके से आज कोरोना की स्थिति पूरे देश भर में बेकाबू होती जा रही है और इन सब चीजों के बीच में राजनीतिक घटनाक्रम जिसे हम चाहकर टाल भी सकते थे, और अगर हम टाल नहीं भी सकते थे तो नियम दूसरे हो सकते थे। क्या सरकार जो कर रही है या बीजेपी जो कर रही है उससे इत्तेफाक आप रखते हैं, और अगर आप लोग अलग हैं तो कैसे? भार्गव, अपने प्रवक्ता डॉक्टर गुलरेज जी को भी सुना, इन सबको मैंने सुन के कैलकुलेट किया तो एक ही मुद्दा समझ में आया, चुनाव और जनजीवन। तो चुनाव और जनजीवन, ये चुनाव थोपने की जो स्थिति बनी है, मैं ये कहता हूँ ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। चुनाव होना नहीं था। मध्य प्रदेश की जनता ने 5 साल के लिए सरकार चुनी थी, ये नहीं कहा था कि बीच में और चुनाव मेरे ऊपर थोप देना। और रहा सवाल ये सरकार की जागरूकता का, तो नमस्ते ट्रंप आपको याद होगा, नमस्ते ट्रंप में जब कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए दीवार बनाई जब रणनीति बनाई जा रही थी, तब ये गरीबी को छुपाए जाने के लिए दीवार बना रहे थे। जब इक्विपमेंट खरीदने थे तब मध्य प्रदेश में ये विधायक खरीद रहे थे। जब कोरोना से लड़ने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग या शासकीय एडवाइजरी को जारी करने के लिए, स्वदेश शर्मा जी, आप सिर्फ आरोपों तक सीमित रहेंगे। मेरा सवाल तो ये भी था कि आप लोग अलग कैसे? अगर वो विधायकों की खरीद कर रहे थे तो आप लोग भी तो अपने विधायकों के साथ बैठक कर रहे थे। आज अगर चुनाव के मुहाने पर प्रदेश है तो आप लोग भी तो सभाएं उसी तरीके से कर रहे हैं। अनुराग जी मैं वही आ रहा हूँ आपकी बात, क्योंकि मैंने आप तीनों लोगों को सुना है, तभी तो मैं बोल रहा हूँ। तो सरकार की जागरूकता और सरकार की संवेदनशीलता इसी बात से पता चलती है कि चुनाव दिया गया है। जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे कमलनाथ जी थे, उन्होंने 26 तारीख तक के लिए विधानसभा को स्थगित किया था, तो यही माननीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे, तत्कालीन अभी वर्तमान मुख्यमंत्री बोल रहे थे कोरोना नहीं डरोना है, क्यों डरा रहे हो कोरोना का नाम ले करके। और अब जब ये हो गया और कोरोना पॉजिटिव माननीय मुख्यमंत्री खुद हो गए, खुद जाके हॉस्पिटल में भर्ती हो गए चिरायु में, तो ये बड़ा भ्रष्टाचार का खेल भी यहाँ चल रहा है। कोरोना के नाम पर जो चल रहा है मध्य प्रदेश में, ये किसी भी सरकार को बख्शने वाले नहीं है जनता के लोग। इस तरह की उम्मीद तो आपसे नहीं ना। सब सवाल सीधा सा ये था कि आप लोग अलग कैसे हैं? अभी ग्वालियर में आप लोगों ने भी महासदस्यता अभियान चलाने की कोशिश की थी, सज्जन सिंह वर्मा गए थे, दूसरे तमाम बड़े नेता गए थे। फिर अब 18 तारीख को कमलनाथ जाएंगे, कहा जा रहा है कि एक मेगा रोड शो होगा, 1 लाख लोग वहां पर जुटेंगे। ये तो तस्वीर आपके भी शोज की है ना सर? देखिए अनुराग जी, बिल्कुल आपकी बात से मैं इत्तेफाक रखूंगा, क्योंकि मैं ऐसा नहीं हूं कि मुझे झूठ सिखाया गया हो, झूठ बोलने के लिए और जोर जोर से बोलने के लिए प्रेरित किया गया हो मेरी पार्टी के द्वारा। मैं सत्य को स्वीकार करता हूं। लेकिन ये बात बताइए, अब सरकार जब कोई एडवाइजरी जारी करती है तो सरकार सबसे पहले उनका पालन करती है। सरकार जब पालन करती है तब जनता से उम्मीद रखती है। मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता सरकार की तरफ देख रही है। आप लोग राजनीति जनता की कर रहे हैं, सरकार की कर रहे हैं? जनता की राजनीति कर रहे हैं ना सर?
जनता के साथ, जनता के हितों के लिए संघर्ष करने का काम कांग्रेस ने किया है। देश की आजादी से लेकर अब तक ये इतिहास साक्षी है, कांग्रेस ने हमेशा कुर्सी के लिए काम कभी नहीं किया, जनता के हित के लिए काम किया। हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश में जब से इनकी सरकार आई, आप सुन लीजिए अनुराग जी, जब से इनकी सरकार मध्य प्रदेश में आई है तब से किसानों की आत्महत्या फिर शुरू हो गई, चाहे सीहोर के बाबूलाल वर्मा हो, चाहे लक्ष्मण सिंह देवास के हो, चाहे बलबीर बिरसा के हो, चाहे बलबीर सिंह बिरसा के हो, चाहे प्यारेलाल यादव निवारी क्यों, किसान आत्महत्या करने पर मजबूर होने लगे हैं। एक किसान की 3 बेटियां हैं, उनकी शादी कौन करे? मैं तो ये मांग करूंगा, सरकार से मांग करूं, लेकिन मुद्दा यही है कि जनता की जान ज्यादा जरूरी है या फिर सत्ता में बने रहना या फिर उपचुनाव में जीत हासिल करना? गुलरेज शेख साहब जवाब दे दीजिए कांग्रेस को। देखिए, मैं बिंदुवार जवाब दूंगा। इन्होंने जितने आक्षेप लगाए, पहली बात ये कहते हैं कि ये जनता के लिए संघर्ष करते हैं, तो पहली बात तो मेरे कांग्रेस के मित्रों, आप एआईसीसी में संघर्ष कर ले, वही बहुत बड़ी बात है। उसके बाद ही आप अपना घर संवारेंगे, उसके बाद ही जनता के लिए कुछ कर पाएंगे। आप जनता के लिए कुछ नहीं कर रहे, आप सत्ता के लिए कर रहे हैं। जहां तक भाई आप कांग्रेस के लिए, देखिए, कांग्रेस के हर नेता का पेट दुखता है उस कार्यक्रम पर, इसलिए अरे मेरे भाई सुन लीजिए मेरे दोस्त, सुन लीजिए मेरे बड़े भाई, सुन लीजिए मेरे मित्र, सुन लीजिए मान्यवर। मैं देखिए अनुराग, आपने मैं इनको अनइंटरप्टेड बोलने दिया था, आपका जिम्मेदारी स्वदेश शर्मा जी सुनिए ना, सुनिए एक बार सुन लेते हैं शांति से। गुलरेज एक जी 10 सेकंड में अपनी बात पूरी कर लीजिए। सिर्फ आरोपों से नहीं, आरोपों तक ही नहीं, बिल्कुल सिर्फ कंस्ट्रक्टिव बात कीजिए। ट्रम्प, इनको थोड़ा चुप करे पहले, ठीक है स्वदेश जी सुनिए। बिल्कुल, नमस्ते ट्रम्प कार्यक्रम का इन्होंने कहा, नमस्ते ट्रम्प से हर किसी कांग्रेसी को इसलिए पेट दुखता है नमस्ते ट्रम्प कार्यक्रम से, क्योंकि दुनिया का कोई भी नेता आपके नेताओं को मुंह नहीं लगाता, न लगाता था, अपना बराबरी का नहीं समझता था, इसलिए आपका पेट दुखता है। आपने कहा कि कमलनाथ जी के समय, बड़ा स्पष्ट रूप से कह रहा हूं मैं, जो अधिकारी खुद कहते हैं कि कमलनाथ जी ने एक भी कोरोना के लिए बैठक नहीं ली थी, एक इंदौर में बैठक ली थी, उसमें भी उन्होंने आईफा अवार्ड्स की बात ना कि कोरोना की। ये दोनों राजनीतिक पार्टियां अपने हिसाब से आरोप लगा रही हैं कि बता रही हैं कि कौन कितना ज्यादा मेंटेनेंस होना चाहिए था, वह तक नहीं हुआ था, अपनी राजनीति रोटी सेकने में जुटा हुआ है। ये दोनों राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं। दीप्ति, बहुत संक्षेप में, क्योंकि वक्त बहुत लिमिटेड है हमारे पास, अगर मैं आपसे समझूं, दोनों राजनीतिक पार्टियों में किसी ने भी इस डिबेट में बैठकर ये चर्चा तो नहीं की कि कैसे राजनीतिक कार्यक्रम जो है वो संक्षेप किए जा सकते हैं, वहां पर लोगों को घरों में ज्यादा रखते हुए कैसे अपनी बातें पहुंचाई जा सकती है। शायद इस पर ज्यादा फोकस होना चाहिए था। बिल्कुल इस पर ज़्यादा फोकस होना था, लेकिन वो नहीं किया गया। दोनों एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। और अनुराग, अगर सच बोले तो अब ऐसा लगने लगा है कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में, जहां चुनाव, सत्ता पक्ष विपक्ष, चुनाव सब कुछ बहुत जरूरी है, वहां अब इन नेताओं ने इस बात का भी अपने ऊपर बीड़ा उठा लिया है कि अब हम लोगों को कोरोना में जीना कैसे सिखाएंगे। शायद यही वजह है कि इतनी सारी भीड़ जुटाई जा रही है और इससे कैसे अपनी बातें कम्युनिकेट की जाए। क्यों डोर टू डोर कैंपेनिंग को जो है प्रिफर नहीं किया जा रहा, क्यों उसे महत्व क्यों नहीं दिया जा रहा? शायद यही वजह है कि ये नेता लोग नहीं चाहते हैं, या फिर कहें कि राजनीतिक दल नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनकी साख और नाक दोनों का ही सवाल है इन चुनाव में। ठीक है दीप्ति, आप जब ये बातें कर रही थी, एक तस्वीर हमारे पास है, वो हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं, उसके बाद विनोद का रुख करेंगे। तस्वीर दरअसल कुछ राजनीतिक कार्यक्रम की है, जिसमें आप देखिए किस तरीके से राजनीतिक कार्यक्रम चल रहे हैं। वहां पर मंच पर मौजूद नेता कितना पालन कर ले रहे हैं, नीचे जो जनता है वो क्या पालन करेगी नेताओं से सीखकर, वो आप तस्वीरों के जरिए बखूबी समझ सकते हैं। अगर स्वदेश शर्मा जी आप और गुलरेज शेख जी आप इन दोनों नेता अगर इन तस्वीरों को देख पा रहे हैं, तो ये देखिए कि सर असल तस्वीर सियासत की ये है देश में, प्रदेश में, जहां पर उपचुनाव हो रहा है और उपचुनाव के लिए तमाम नियम सिर्फ बनाए जा रहे हैं। आप लोग व्हाट्सएप पर टेक्स्ट मैसेज फॉरवर्ड कर रहे हैं, तस्वीरें ये देश देख रहा है। गुलरेज शेख जी मैं आपके पास आऊंगा, कोशिश करूंगा। विनोद 10 सेकंड में अगर मैं आपसे जानूं, कोरोना के साथ जीना सीखना ये तो कह लिया, वो लोग सीख पाए या नहीं सीख पाए, लेकिन राजनीतिक पार्टियां कोरोना के साथ राजनीति करनी है ये जरूर सीख गई हैं। देखिए अनुराग, मैं बता दूं कि बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही दल सिर्फ कोरोना को रोकने की बात करते हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे। आप देखिए, जहां तक दोनों पार्टियों की सदस्यता का सवाल है, ऑनलाइन भी हो सकती थी। बीजेपी तो पहले से भी सदस्यता अभियान ऑनलाइन चला रही थी, और जब इनके बड़े मंत्रियों के साथ या केंद्रीय कैबिनेट के साथ बैठक होती है तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होती है। फिर जनता को पिसने के लिए सभाएं क्यों कर रहे हैं? इसको रोकना चाहिए, ये सबसे ज्यादा जरूरी है, तभी कोरोना रुक पाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। गुलरेज शेख साहब 10 सेकंड में अगर आप बात कह दें अपनी।
नहीं, मैंने विजुअल्स देखे और विजुअल्स जो है वो कांग्रेस के कार्यक्रम के हैं, कांग्रेस की रैली के हैं। भारतीय जनता स्वदेश शर्मा जी वो कह रहे हैं कांग्रेस के कांग्रेस लापरवाही कर रही है की स्थिति हो, मैं 5 सेकंड हम आपके सोशल पास डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हैं। देखिए, कांग्रेस एक मांग करती है माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि कोरोना से जो लोगों की मौतें हुई हैं उस परिवार के मुखिया को रोजगार देने की व्यवस्था की जाए और 10 लाख रुपए मुआवजे के रूप में उसको दिए जाए। आप एक राजनीतिक पार्टी के तौर पर अपनी जिम्मेदारी समझते हुए कम से कम उस विकल्प पर ध्यान दें जहां पर लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुरक्षित रखा जा सके, कोरोना से उनकी गाइडलाइंस को पालन करवाया जा सके। बहुत शुक्रिया स्वदेश शर्मा जी, गुलरेज शेख जी, दीप्ति और विनोद हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी है।